हेलो फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करते हैं कि नक्षत्र कुंडली में कैसे कैसे देखे जाते हैं, नक्षत्र रहस्य क्या है। नक्षत्र का रहस्य मतलब नक्षत्र की वर्किंग फार्मूला नहीं है। जैसे मैं समझा चुका हूँ, नक्षत्र की एनालिसिस के लिए नक्षत्र वर्किंग फार्मूला है। नक्षत्र अच्छा है, नक्षत्र क्रूर है, नक्षत्र तामसिक है, नक्षत्र सात्विक है, नक्षत्र शुभ शुभ है, वो सब बातें जो है वो भ्रम है, इल्यूजन है। ऋषि मुनियों ने नक्षत्र के लिए जो सिंबल और देवता दिया है उसको मद्देनज़र रख के आपको उसकी डीएनए वर्किंग फार्मूला समझनी है। इट्स अ पैटर्न एनालिसिस। तो आदमी का डीएनए कैसे काम करेगा ये नक्षत्र समझाता है। नक्षत्र से और कुछ नहीं समझना है तो कुंडली की एनालिसिस कैसे की जाए। एक कुंडली में 10 नक्षत्र है, सबका अपना अपना महत्व है, सबका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अल्टीमेट लाइफ इवेंट्स आपका जो है वो लग्न नक्षत्र आपको समझाता है। क्योंकि एसेंडेंट नक्षत्र जो है, सन राइजिंग जो है वो हर 5 मिनट 7 मिनट से लेके 20-22 मिनट में बदल जाता है, डिग्री बदल जाती है, चरण बदल जाता है। तो एक कुंडली में 108 चरण होते हैं, तो चरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एक डिग्री एनालिसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो ऋषि मुनियों ने हमें समझाया है वो 3.2 डिग्री का एक चरण ही समझाया है। उसके छोटे एंगल 1 डिग्री में भी चीज़ें बदलती है, 1 मिनट में भी चीज़ें बदलती है, लेकिन अभ्यासु लोगों के लिए वो डेटा अवेलेबल नहीं है। कहाँ से सीखा जाए, एक एक मिनट के अंतराल में जीवन में घटनाएं कैसे बदलती है, एक एक मिनट एक एक डिग्री के अंतराल में जीवन में घटनाएं बदलती है। इसीलिए तो जुड़वा बच्चों की कुछ एक साल तक ज़िंदगी साथ साथ चलती है, उसके बाद ज़िंदगी में बदलाव आता है और हर एक की ज़िंदगी अलग अलग तरीके से कटती है। इवन दो 5 से 10 मिनट के अंतराल में 2 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, फिर भी लाइफ इवेंट्स में इतना चेंज आता है। तो 108 चरण भी इम्पॉर्टेंट है, वर्किंग फार्मूला है। राहु का नक्षत्र मतलब राहु जैसा गुणधर्म, गुरु का नक्षत्र मतलब शुभ शुभ नक्षत्र, गुरु जैसा गुणधर्म कतई नहीं। शनि का नक्षत्र मतलब शनि जैसा सुरूढ़ क्रूर खराब नक्षत्र बिल्कुल नहीं। जितने भी नक्षत्र ऋषि मुनि ने समझाए उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक नक्षत्र के 4 चरण है। तो राशि 30 डिग्री की है, लेकिन नक्षत्र 13.2 डिग्री का है, उसमें भी 4 चरण मतलब 3.2 डिग्री का है। तो अगर आप 30 डिग्री को 3.2 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो एक राशि में 9 चरण आते हैं। तो नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, मतलब एक राशि में 2.25 चरण हुआ। तो उन्होंने ब्यूटीफुली ये पूरा गणित समझाया है कि हर एक नक्षत्र का जहाँ राशि खत्म होता है वहीं पे नक्षत्र खत्म नहीं होता है। तो होता ऐसे है कि सूर्य का जो नक्षत्र है उसमें पहला चरण है वो पिछली राशि में है और बाकी के तीनों चरण जो है वो अगली राशि में चली जाती है। गुरु जो है उसमें पहले 3 चरण पिछली राशि में है और एक चरण अगली राशि में चला जाता है। तो जो राशि है, ऋषि मुनियों की गणित जो नक्षत्र गणित है, वो सबसे ब्यूटीफुल समझने का तरीका ये है कि जो राशि है, गुरु की राशि है, उसमें गुरु का एक भी नक्षत्र नहीं है। शनि की राशि है, उसमें एक भी शनि का नक्षत्र नहीं है। बुध की राशि है, उसमें एक भी बुध का नक्षत्र नहीं है। तो ये ब्यूटी है, ये समझने की ज़रूरत है। राशि की ऊर्जा, नक्षत्र की ऊर्जा और चरण मतलब नवमांश में वो ग्रह वो डिग्री किससे चलती है। तो चरण स्वामी भी आपके जीवन में इम्पोर्टेंट रखता है एनालिसिस के लिए। राहु का नक्षत्र आपको जीवन में कुंडली में 10 में से कहीं भी मिला है, चंद्र नक्षत्र है, एसेंडेंट नक्षत्र है, तो ये बंदा राहु जैसा कपटी क्रूर बिल्कुल नहीं। ये गलत फहमी है, ये भ्रम है, ये इल्यूजन है। कोई एक बंदा है, पुरुष है, स्त्री है, हम समझते हैं कोई एक पुरुष है, तो जब वो बच्चा होता है तो वो उसका ड्यूटी अलग होता है। जब वो पति बनता है, उसकी मैरिज होती है तो उसकी ड्यूटी अलग होती है। जब वो पिता बनता है तो अपने संतान के प्रति उसकी ड्यूटी अलग होती है। तो वैसे ही नक्षत्र में
राहु के नक्षत्र में राहु का कोई एक गुण डाउनलोड हुआ है। राहु के जितने गुण हैं वो सब राहु के नक्षत्र में डाउनलोड नहीं हुआ। गुरु के कोई 3 नक्षत्र है, उसमें से हर एक नक्षत्र में अलग अलग गुण डाउनलोड हुआ है। गुरु का गुण गुरु के नक्षत्र में नहीं समझना है। कोक एक गुण डाउनलोड हुआ है। शनि का कोक एक गुण जो है वो शनि के नक्षत्र में डाउनलोड हुआ है। सबसे बड़ी मजा ये है कि राशि, गुरु की राशि में गुरु का नक्षत्र नहीं है। सिर्फ 108 में से सिर्फ 2 चरण ही ऐसे हैं। 108 में से सिर्फ 2 चरण ऐसे हैं जिनमें स्पेशल ऊर्जा, स्पेशल एबिलिटी है। वो अगर आपकी कुंडली में काम करता है तो स्पेशल फल प्रदान करता है। सिंह राशि का आखिरी चरण उत्तरा फल्गुनी 1 पहला चरण, और मीन राशि का पहला चरण पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का आखिरी चरण। तो सिंह राशि सूर्य की है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का है। तो पहली चरण है जहाँ पे राशि स्वामी भी सूर्य है और चरण स्वामी भी सूर्य है। तो उत्तरा फाल्गुनी 1 है, वो स्पेशल फल प्रदान करती है। वैसे ही पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और मीन राशि भी गुरु की है। तो उसका जो चौथा चरण है वो मीन राशि में चला जाता है। मीन राशि का पहला चरण पूर्व भाद्रपदा 4 है। तो यहाँ पे स्पेशल ऊर्जा है, स्पेशल फल है। तो ऋषि मुनियों ने पूरा का पूरा कैलकुलेशन ऐसा दिया है कि मंगल जो है उसमें 2-2 चरण विभाजित है। पहले 2 चरण पिछली राशि में है और आखिरी के 2 चरण अगली राशि में है। तो नक्षत्र की वर्किंग फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी जो राशि है, राशि का स्वामी है, उसका कुछ ना कुछ ऊर्जा उसके अंदर मिक्सअप होता है। तो आखिरी फल है वो हिसाब से समझाया गया है। तो अगर आप मृगशिरा नक्षत्र पकड़ते हैं तो वो वृषभ राशि में 1-2 चरण है और मिथुन राशि में तीसरा चौथा चरण है। तो ये ब्यूटी है, ये नक्षत्र को समझने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुंडली में गुरु शनि की युति है तो वो बंदा काबिल बंदा होता है, प्रोफेसर होता है। गुरु ज्ञान का कारक है, शनि प्रैक्टिकलिटी का कारक है, तो वर्किंग से प्रोफेसर होता है, टीचर होता है, महान वक्ता होता है। तो युति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि गुरु की राशि में शनि का नक्षत्र का होने से वो बंदा मास्टर ऑफ प्रोफेसर होता है, बहुत काबिल बंदा होता है। तो वो ऊर्जा सिर्फ मीन राशि में इकट्ठा होती है। मीन गुरु की राशि है और उसमें उत्तर भाद्रपदा 26वां नक्षत्र है, वो शनि का नक्षत्र है। तो ये नक्षत्र में गुरु की भूमिका भी बीच में आती है और शनि का नक्षत्र है तो शनि की भूमिका भी बीच में आती है। तो नक्षत्र को समझने के लिए वर्किंग फॉर्मूला जो ऋषि मुनियों ने समझे, हर एक आदमी, हर एक एस्ट्रोलॉजर अपनी अपनी तरह से उसको एनालिसिस करता है। ये नक्षत्र में ऐसा है, फलाना नक्षत्र में फलाना ठिकाना है, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इट्स अ वर्किंग पैटर्न। आश्लेषा नक्षत्र, सिर्फ 2 नक्षत्र ऐसे हैं जहाँ पे बुध और चंद्र की ऊर्जा इकट्ठा होती है। आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में है और बुध का नक्षत्र है। तो कर्क है वो मन है, चंद्र है मन है। तो यहाँ पर आपके मन और बुध की बुद्धि, लॉजिक, एनालिसिस इकट्ठा होती है। तो आश्लेषा नक्षत्र जिसमें बुध और चंद्र की ऊर्जा इकट्ठा होती है, वैसे ही कन्या राशि बुध की राशि है और उसमें हस्त नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है। तो यहाँ पर ऊर्जा इकट्ठा होती है बुध और चंद्र की। तो कर्क राशि मतलब चंद्र और बुध की ऊर्जा जो है वो आश्लेषा में है और हस्त में है वो बुध और चंद्र की ऊर्जा है। तो ये दोनों नक्षत्र में बुध चंद्र की युति होती है तो उनका फल स्पेशल है। कल ही मैंने एक लड़की की कुंडली देखी थी, उसमें आश्लेषा नक्षत्र इस तरह से काम कर रहा था कि वो उसके पिताजी है, मुझे बोल रहे थे इसको पढ़ाई का बहुत शौक़ है, किताब लेके रूम में चली जाती है और बैठे बैठे पूरा दिन पढ़ती रहती है। तो आश्लेषा नक्षत्र की वर्किंग फार्मूला क्या है? गोल गोल लिपटा हुआ सांप। सांप नॉर्मली पैसिव स्टेट में पड़ा रहता है, वो गोल गोल लिपट के बैठा हुआ है अर्ध निंद्रा अवस्था में। तो जितने भी आश्लेषा नक्षत्र वाले लोगों की ऊर्जा मैंने देखी है, होता क्या है, फिजिकली
वो कुछ काम नहीं करते हैं, फिजिकल शरीर को हिलाने में असमर्थ होते हैं। उनकी जो वर्किंग पैटर्न है वो दिमाग से और बुद्धि से चलती है, मतलब बुध और चंद्र। वैसे ही हस्त नक्षत्र है, उसमें बुध और चंद्र इस तरह से इकट्ठा होता है कि वो लोग दे आर दी आइदर मैजिशियन और पॉकेट मार। अगर ये ऊर्जा, ये हस्त नक्षत्र पॉजिटिव काम करता है तो यू आर अ मैजिशियन, और अगर गलत काम करता है तो यू आर अ पॉकेट मार। तो कोई भी नक्षत्र को अच्छा बुरा गलत सही कभी मत बोलिए। किसी भी कुंडली में वो किस तरह से काम करता है वो देखना है। किसी के लिए ये पॉजिटिव काम करता है, किसी के लिए ये नेगेटिव काम करता है। तो जब पॉजिटिव हस्त नक्षत्र काम करता है तो यू आर अ मैजिशियन। हाथ की रेखा है, खुला हाथ है, बंद हाथ है, मुट्ठी है, गलत मुट्ठी है तो झगड़ा है, सही मुट्ठी है तो सीक्रेट है, आपकी मुट्ठी में सीक्रेट है, यू आर अ सीक्रेटिव नॉलेज वाला पर्सन आप है। तो अगर हस्त नक्षत्र सही काम करता है तो यू आर अ मैजिशियन। यही हस्त नक्षत्र अगर आपकी कुंडली में आपके कर्मों से अगर आप इसको बिगाड़ते हो और ख़राब काम करता है तो पॉकेट मार। कोई भी पॉकेट मार है वो आपकी हाथ की चालाकी से ही पॉकेट मारी करता है। तो अगर बंद मुट्ठी हस्त नक्षत्र में गलत काम करिए तो आप झगड़ालू है। हर एक आदमी से के साथ आप झगड़ा ही करते हैं, हर एक चीज़ में आप झगड़ा ही करते हैं। तो नक्षत्र वर्किंग फॉर्मूला है, राहु का नक्षत्र है, आर्द्रा है, स्वाति है और शतभिषा है। आर्द्रा में रिसर्च क्वालिटी राहु की डाउनलोड हुई है। स्वाति नक्षत्र में डेटा एनालिसिस है, स्ट्रगलिंग है। एक पौधा साइक्लोन में जिंदा रहने के लिए स्ट्रगलिंग कर रहा है। अभी अभी जो संजय कपूर, करिश्मा कपूर का एक्स हस्बैंड जो है वो उसकी डेथ हो गई, उसकी कुंडली में नेट पे रिकॉर्ड अवेलेबल है। उसकी कुंडली में शुक्र स्वाति नक्षत्र का है। उसने 3 शादियाँ की, 2 फेल हुई और तीसरी शादी इतनी उम्र में फिर वो गुजर गए। तो स्ट्रगलिंग शुक्र है तो वो पत्नी के साथ स्ट्रगलिंग स्टेट में रहता है। एक शादी फेल, दूसरी शादी फेल, तीसरी शादी फेल, कोई शादी ही नहीं करता। तो नक्षत्र इज़ अ वर्किंग फॉर्मूला। राहु का शतभिषा नक्षत्र है, उसमें इंट्यूटिव एबिलिटी से ज्ञान मिला है। अगर शतभिषा वाला बंदा पढ़ता है तो 100 डॉक्टर जैसी काबिलियत होती है। नहीं पढ़ता है तो अपनी इंट्यूशन से वो डॉक्टरी करता है, अपनी इंट्यूशन से वो छानबीन करता है। उसके पास चिकित्सा की स्पेशल एबिलिटी मिली हुई है। राहु की फॉर्मूला, राहु की कोई एक क्वालिटी, तो जो क्वालिटी आर्द्रा में डाउनलोड हुआ है वही स्वाति में नहीं है, वही शतभिषा में नहीं है और शतभिषा वाली आर्द्रा में नहीं है। तो तीनों राहु के नक्षत्र है लेकिन उसमें अलग अलग क्वालिटी डाउनलोड हुआ है। वैसे गुरु का नक्षत्र है वो पुनर्वसु नक्षत्र, राम भगवान का फैमिली ड्रामा, सेफ्टी, फैमिली ड्रामा और सेफ्टी, रिपीटेशंस, लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। कोई लड़का है वो बोर्ड एग्ज़ाम में पहली ट्रायल में फेल होता है, दूसरी ट्रायल में 88% से पास होता है, तो लगता है कि ये पहली ट्रायल में फेल क्यों हुआ, लेकिन पुनर्वसु में लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला है, रिपीटेशंस है, सेफ्टी शब्द है। कोई बंदा है उसकी जॉब लगती है, पहली ही सैलरी आता है और वो इंश्योरेंस खरीदता है, घर में पैसे नहीं देता है, खर्च नहीं करता है, वो इंश्योरेंस का पहला अपना प्रीमियम भरता है। क्यों? सेफ्टी। कोई बंदा है वो पैसा जमा करके सबसे पहले देखता है कि मुझे घर खरीदना है। क्यों? पुनर्वसु का एक सिंबल है घर की आकृति, मतलब उसको घर लेने में बहुत इंटरेस्ट, अपने घर के बारे में, घर की सेफ्टी के बारे में वो हमेशा सोचता रहता है। तो पुनर्वसु नक्षत्र आपको जीवन में मिला है तो ये सब शब्द आपके जीवन में काम करता है। तो नक्षत्र को कैसे समझाए, ये रहस्य है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी नक्षत्र आपको मिला है, धनिष्ठा नक्षत्र अगर आपकी कुंडली में काम कर रहा है, आपको मिला है तो क्या है, धनिष्ठा बिना पढ़ाई वो मास्टर बनता है, कॉरपोरेट सेक्टर का मल्टी मिलियनर बिलियनर बनता है, बिजनेस में बहुत आगे जाता है। शुरुआत साइकिल से किया है लेकिन आज कॉरपोरेट टाइकून है। तो वो धनिष्ठा नक्षत्र उसकी कुंडली में काम कर रहा है। क्यों? देवता है 8 वासु, 8 प्रकार के अलग अलग गुण उसके जीवन में डाउनलोड हुआ है। और धनिष्ठा क्या है? शिव जी का डमरू, उसमें सिर्फ रिदम है। डमरू उल्टा सीधा बजाने से कर्णप्रिय आवाज़ नहीं निकलती है, कोई रिदम में बजाया जाएगा तो ही उसमें से
कर्ण प्रिय आवाज़ निकलती है। तो धनिष्ठा नक्षत्र वाले में इतनी ज़्यादा मंगल की एनर्जी ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन अगर वो एनर्जी का रिदमेटिक उपयोग करेंगे, कोई एक लयबद्ध तरीके से उपयोग करेंगे, तो दे आर दी बिजनेस कॉरपोरेट टाइकून, बहुत पैसे वाले होते हैं। लेकिन कब बनते हैं? कोई एक रिदम से वो चलते हैं। तो बेसुरा, बिना रिदम से बेसुरा बजेगा, वो सफल व्यक्ति नहीं बनेगा। तो हर एक नक्षत्र में कोई ना कोई गिफ्ट मिला है। रेवती नक्षत्र अगर आपको मिला है, आखिरी नक्षत्र है, आखिरी राशि, आखिरी नक्षत्र और आखिरी चरण, 108वां चरण, रेवती 4 चरण, जो कि शनि का बर्थ नक्षत्र हमारे पुराणों में समझाया गया है। तो ये चरण में आखिरी आखिरी और आखिरी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी ही काम करती है। रेवती है वो वेल्थ है। तो अगर ये चरण वाले व्यक्ति वेल्थ में जाएंगे तो फेल जाएंगे, अनसक्सेसफुल रहेंगे। वेल्थ को पकड़ेंगे तो इतनी ज़्यादा वेल्थ, ऐसी ऐसी वेल्थ की माया में लपेटे जाएंगे कि एक पैसा, दूसरा पैसा, 10वां पैसा, करोड़वां पैसा उसमें डूबता जाएगा और अल्टीमेटली लॉस्ट इन द माया ऑफ दिस वर्ल्ड। तो रेवती 4 वाले को सफल होना है तो ओनली एंड ओनली अप्रोच इज स्पिरिचुअल अप्रोच। आखिरी द्वार है, 360 डिग्री यहाँ पे एंड होती है, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ सर्कल यहाँ पे एंड होता है। तो ये चरण पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी को जोड़ने वाला ब्रिज है। तो रेवती नक्षत्र को कैसे समझा जाए? वेल्थ है, लेकिन वेल्थ में लॉस्ट इन माया, माया में लपेटे गए। तो रेवती में बंदा कुछ नहीं हासिल करता है, बस घूम 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 घूम, पैसा पैसा पैसा, मटेरियल मटेरियल मटेरियल, वेल्थ वेल्थ वेल्थ, कुछ नहीं। वो अल्टीमेटली कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी बन जाता है। तो रेवती नक्षत्र में किस्मत से वेल्थ मिलती है, आपकी बुद्धि या आपके प्रयत्न से, आपकी काबिलियत से पैसा नहीं मिलता है, किस्मत से पैसा मिलता है। लेकिन स्पिरिचुअल वे इज़ दी ओनली वे। रेवती नक्षत्र वाले को सफल होने के लिए स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले समझाई गई है। उसमें भी रेवती 4, आखिरी राशि, आखिरी नक्षत्र, आखिरी चरण, 100% स्पिरिचुअल फॉर्मूला ही जीवन में अपनाना है, नहीं तो मर गए, लॉस्ट इन माया। तो हर एक नक्षत्र में सब कुछ ऋषि मुनियों ने समझाया, उसको जीवन में कुंडली एनालिसिस में कैसे समझा जाए, ये रहस्यमयी फॉर्मूला है, ये रहस्य है। नक्षत्र को उल्टा सीधा बिल्कुल ना समझा जाए, कतई ना समझा जाए। यहाँ पे ऊर्जा जो है वो राशि की ऊर्जा, नक्षत्र की ऊर्जा और चरण भी की ऊर्जा है। जैसे मैं बताऊं कि गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च का माना जाता है, बिल्कुल नहीं। पूरी कर्क राशि की 30 डिग्री में गुरु उच्च का फल कतई नहीं देता है, किसी भी कुंडली में नहीं मिलता है। उच्च का फल 900 करोड़ की पॉपुलेशन है आज के ज़माने में, उच्च का फल केवल 0.1%, 0.01% को ही मिलता है। उच्च का सूर्य हर एक जगह पे, हर एक आदमी को, मेष राशि में सूर्य उच्च का है, हर एक बंदे को 900 करोड़ में से 12 राशि है, उसका 12 डिवीज़न करेंगे तो करीब 80 करोड़, आज के ज़माने में 80 करोड़ लोगों को उच्च का सूर्य का फल कतई नहीं मिल सकता है। वो केवल 1-8 करोड़ लोगों को ही उच्च का सूर्य का फल मिलता है। तो सूर्य मेष राशि में उच्च का नहीं है। मेष राशि में 9 चरण हैं, पहले 4 चरण जो है वो अश्विनी नक्षत्र का है, जिसकी वर्किंग फार्मूला सूर्य से मैच नहीं खाती है। यहाँ केतु का नक्षत्र है, यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस है। बरनी नक्षत्र है, वो शुक्र का नक्षत्र है, जहाँ पे सूर्य कभी उच्च का नहीं हो सकता। लेकिन जो अश्विनी नक्षत्र का आखिरी 9वां चरण है वो कृतिका नक्षत्र का पहला चरण है। सिर्फ यही 3.2 डिग्री में सूर्य उच्च का फल देता है। और कर्क राशि में गुरु उच्च का फल नहीं देता है। पुनर्वसु नक्षत्र का 4था चरण जो है वो कर्क राशि में चला जाता है। कर्क राशि का पहला चरण, सिर्फ यही 3.2 डिग्री में गुरु उच्च का फल देता है, पूरी कर्क राशि की 30 डिग्री में नहीं। पुष्य नक्षत्र में गुरु उच्च का फल नहीं देता है, आश्लेषा नक्षत्र में उच्च का फल नहीं देता है। पुनर्वसु 4था चरण, कर्क राशि का पहला चरण। तो ये स्पेशलिटी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा आने वाले वीडियो में। नक्षत्र रहस्य सीखिए, समझिए, कुंडली में कैसे काम करेगा वो समझना बहुत ज़रूरी है। भ्रम को बाहर निकाल दीजिए। नक्षत्र की वर्किंग फार्मूला मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, समझाऊंगा, लेकिन कुंडली में कैसे काम करते हैं। तो ये नक्षत्र है तो पैसे वाले होंगे,
कौन से कौन से 5 नक्षत्र है सबसे ज़्यादा वेल्थ देते हैं। बेकार की एनालिसिस से भूल जाइए, नक्षत्र वर्किंग फॉर्मूला ऐसा कतई नहीं होता है। खराब से खराब नक्षत्र आपको बहुत बड़ी वेल्थ दे सकता है। किस्मती नक्षत्र, बिना कुछ किए किस्मत से मिलने वाला नक्षत्र कौन सा है? 27 में से सिर्फ 2 नक्षत्र है। कहाँ पे? पितृ कृपा सिर्फ आपको सिंह राशि में मिली है, तो सिंह राशि का मघा नक्षत्र और सिंह राशि का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, उनको पितृ कृपा मिली है। पितृ कृपा से धन वारसा मिलता है। सबसे ज़्यादा किस्मती नक्षत्र मघा नक्षत्र, जिसका सिंबल है सिंहासन। तो आपको राजकारण यहाँ पे नहीं लिखा है। मघा नक्षत्र की वर्किंग फॉर्मूला है पितृ कृपा से मिलने वाला वारसा, पूर्वा फाल्गुनी, शुक्र का नक्षत्र, जबरदस्त वेल्थ मिलती है। कैसे? किस्मत से। क्यों? उसका जो सिंबल है वो जूले पे पैर लटका के झूलता हुआ आदमी, आरामदायक स्थिति में जिंदगी जीने वाला आदमी, तो ये पूर्वा फाल्गुनी है। मृत व्यक्ति का वारसा, जिंदा पिताजी का वारसा सिंहासन जो है वो मघा नक्षत्र में है, और मृत व्यक्ति का, मृत पितरों का वारसा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। लेकिन उसका 9वां चरण जो है उत्तरा फाल्गुनी, सिंह नक्षत्र, सिंह राशि और सूर्य की राशि और सूर्य का नक्षत्र। फिर भी यहाँ पे पितृ कृपा नहीं है, खुद की जिंदगी खुद को संवारनी पड़ती है। तो किस्मती नक्षत्र कौन सा है? वैसे ही इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट नक्षत्र कौन सा है? श्रवण है। मोस्ट एनर्जी से काम करने वाला नक्षत्र कौन सा है? धनिष्ठा है। मंगल के तीनों नक्षत्र में एनर्जी मिली है। मृगशिरा में एनर्जी मिली है, चित्रा में मिली है और धनिष्ठा में मिली है। लेकिन मृगशिरा में मृग की तरह घूम करना है, रोमिंग एनर्जी है। कितना भी रोमिंग करे, कितना भी घूमे, उनको थकान नहीं लगती। चित्रा नक्षत्र में जो है वो स्टोन, ब्यूटीफुल स्टोन, कीमती मोती, जो बीज है, वो जो मछली जैसा कोई जीव है वो कवच में बीज रखती है, और बहुत इंटेंस कंडीशंस के बाद, बहुत लंबे समय के बाद, करीबन 34 साल के बाद वो कीमती मोती में रूपांतर होती है। तो यहाँ पे एनर्जी इस तरह से काम करती है। धनिष्ठा में जो एनर्जी मिली है वो बिजनेस एक्टिविटी में काम करने के लिए, इतने एनर्जेटिक आदमी मैंने इतने लोग देखे हैं। एक मेरे दूर के रिश्तेदार है, उनका जो बहू है वो धनिष्ठा नक्षत्र का है। वो हस्बैंड जो है उससे ज़्यादा 3 प्रकार के बिजनेस करती है, पूरा घर चलाती है, उसमें इतनी एनर्जी है वो बहू में। हस्बैंड से 10 गुना ज़्यादा कमाती है, बिजनेस करती है, पूरा घर हैंडल करती है, बहुत बड़ा परिवार है पूरा हैंडल। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र है। तो हर एक नक्षत्र में क्या क्या क्वालिटी मिली है, वो किस तरह से काम करती है, ऋषि मुनियों ने कैसे समझाया, उसको समझे, ये रहस्य है। सीक्रेट डिकोड करने का तरीका अलग है। नक्षत्र को राशि की तरह नक्षत्र को डिकोड ना किया जाए। छठा स्थान है तो नक्षत्र में 12वां नक्षत्र, 26वां नक्षत्र, ऑपोजिट नक्षत्र, ट्रायंगल नक्षत्र, बिल्कुल गलत एनालिसिस है, उस पर मत जाइए। नक्षत्र का रहस्य समझने के लिए उसकी वर्किंग पैटर्न, वर्किंग फॉर्मूला जीवन में कैसे काम करती है, उसको समझा जाए तो ही समझ में आएगा। आश्लेषा वाला कभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, लेकिन धनिष्ठा वाला ज़बरदस्त एनर्जी से भरपूर है और सख्त फिजिकल एक्टिविटी करता है। तो आपको जो नक्षत्र मिला है वो कैसे जीवन में काम करता है वो सीखे, यही सीक्रेट है, यही रहस्य है। और भी हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।